Bismillahirrahmanirrahim. This is our session 10 today ji, in Montessori certification, knowing about Montessori ji. Previously we talked about what ji, language development ji. जो सेशन हमारे चल रहे थे उसमें हम लैंग्वेज को डील कर रहे थे स्पेसिफिकली लैंग्वेज डिफरेंट एक्सरसाइजेस उसमें हमने ओवरऑल जहाँ से शुरुआत की कि कोई भी लैंग्वेज का एलिमेंट है उसके दो फेजेस हमने हमेशा मेंटेन रखने होते हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ दैट, चाहे वो लेटर है, साउंड है, सिंबल है, ग्राफीम है, वट एवर इट इज़ जी, और या वर्ड है या सेंटेंस है, सेंटेंस फ्रेम्स हैं, पहले उनको क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। और दूसरा फेज़ उसका क्या कहा था, फॉर्मेशन या प्रैक्टिस का। फिर उसमें औरल लैंग्वेज की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की, ठीक है। फिर राइटिंग रिटन लैंग्वेज की डिस्कस की। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे किसकी रीडिंग की। उस रीडिंग में हमने दो फेजेस उसके कहे थे कि दो फेजेस में हमने या दो स्टेजेस में हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने पहला स्टेज क्या कहा था जी, मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, जो बच्चे को हमने साउंड्स के थ्रू देने हैं और सिलेबल्स के थ्रू देने हैं। और दूसरा फिर क्या कहा था कि उसको रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन यानी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि जिसमें रीडिंग करवाते वक्त हम बच्चे को एक्शन वर्ड्स को पिक करेंगे और एक्शन वर्ड्स पे क्वेश्चन रेज करेंगे, दैट हु इज़ डूइंग दैट एक्शन, व्हाट इज़ बीइंग डन, वेयर इज़ दैट बीइंग डन, व्हाई इज़ दैट बीइंग डन, हाउ इज़ दैट बीइंग डन। तो ये दो स्टेजेस बन गए थे। पहले मैकेनिक्स में कौन सी दो चीज़ें थी, साउंड्स जिसको हम फोन्स कह रहे होते हैं, और दूसरा हमने क्या कहा था, सिलेबल, यानी रीडिंग थ्रू साउंड्स और रीडिंग थ्रू, नेक्स्ट फेज़ में रीडिंग थ्रू सिलेबल्स। जब मैकेनिक्स क्लियर हो गए तो फिर उसको हम किस फेज़ पे, यानी सिर्फ रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हो गई, तो ये पहला फेज़ था जिसको हम मैकेनिक्स कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग है, रीडिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो फर्स्ट फेज़ था। सेकंड फेज़ में ख़ास तौर मैंने क्या कहा, ये शुरुआत कहाँ से है, ये सीनियर मॉन्टसरी के सेकंड टर्म से या सेकंड हाफ से, या एडवांस में तो हर सूरत में ये हो जाना चाहिए, जहाँ पे क्या था, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग था, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन था। और उसके लिए क्या, वो क्वेश्चन रेज करके। अब उसकी कुछ और एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं जी रीडिंग की। कौन कौन सी हैं वो जी रीडिंग एक्सरसाइजेस। और जब भी ये एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, आई रेफर टू व्हाट जी, एक्टिविटीज़, कि हम जनरल उसका प्लान तो डिस्कस कर चुके हैं कि पहले बच्चे को रीडिंग कैसे करवानी है, थ्रू साउंड्स। यानी एप्पल है तो उसमें क्या, ए फ ल ए, क्लियर, वो अलग अलग एक एक साउंड करके। फिर जब थोड़ा बच्चे की उस पर प्रैक्टिस हो जाती है, तकरीबन आप कह लें कि सेकेंड ईयर के हाफ में, तो फिर हम उसे किस पे लेके जाते हैं, सिलेबिक रीडिंग पे। यानी बच्चा अब चंक्स ऑफ साउंड्स को सिलेबल्स में कंबाइन कर सकेगा। तो फिर उसको सिलेबिक रीडिंग, अब क्या, एप्पल, क्लियर, टेबल। अब मैं आप टेबल का आप कहें कि उसके मैकेनिक्स में ठ ए ब ल ए, यानी वो साइलेंट साउंड है। लेकिन अगर सिलेबल्स में मैं उसको लेके जाऊंगा तो फिर क्या बन जाएगा, टे बल। तो अब इसके अलावा अब और कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं जी, वो फॉर एग्जांपल नंबर 1 जी, फोनेटिक ऑब्जेक्ट बॉक्स जी। नाउ रिगार्डिंग रिसोर्सेज जी, ये एक मोस्टली मिसकॉन्सेप्शन होती है कि जी मॉन्टसरी मटेरियल जो है जी, वो उसको एक नाम दे दिया जाता है ईपीएल मटेरियल का। वो सारा मटेरियल ईपीएल मटेरियल नहीं होता। मॉन्टसरी में जो मटेरियल अवेलेबल मार्केट में मिलता है वो मोस्टली बेस करता है किस पे, सेंसोरियल पे, ठीक है। या दूसरा अगर मैं यूँ कह लूँ कि इट इज़ नॉट मटेरियल बाउंड, कि अगर वो मटेरियल अवेलेबल नहीं भी है तो इट कैन बी क्रिएटेड बीइंग विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज जी, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें मॉन्टसरी डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद अपना मटेरियल भी क्रिएट कर सकती हैं। अब जिस तरह मैं ये कहूँ फोनेटिक ऑब्जेक्ट बॉक्स ही, कि मार्केट में अगर मिलता है, अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो ये सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। ये ख़ुद भी बनाया जा सकता है, कि जिसमें कोई इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हम कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं, कोई बॉक्स कोई कॉटन बैग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या करना है जी, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है हमारे पास, और नहीं है तो मिनिमम मैंने क्या कहा, फ्लैश कार्ड डाल सकते हैं। उन फ्लैश कार्ड्स में क्या होगा जी, कि आई प्लेस व्हाट जी, वर्ड्स हैविंग वन साउंड, यानी जिसको हमने क्या कहा था, मोनोसिलेबिक जी,
वन साउंड ऑब्जेक्ट्स या वन साउंड फ्लैश कार्ड्स, वन साउंड पिक्चर्स, कुछ भी आप कह लें। और वो होंगे, अगर फ्लैश कार्ड्स हैं तो वो क्या होंगे, अनलेबल्ड होंगे। आसान लफ्ज़ों में मैं कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ कार्ड्स कर लूँगा जिन पे ऑब्जेक्ट्स ऐसे बने होंगे, पिक्चर्स ऐसी होंगी जिनका साउंड जो है वो क्या हो, मोनोसिलेबिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, जग, बॉक्स, कार, हैट, बस। अब सपोज वो कार का ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, द चाइल्ड इज सपोज टू लेबल इट नाउ जी। बच्चे ने क्या करना है, उसको लेबल करना है जी। अब आप कहें जी लेबल कहाँ पे करना है, ये वंस अगेन इट्स क्रिएटिविटी जी। इट कुड बी देयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट कुड बी देयर ऑन नोटबुक, इट कुड बी देयर ऑन ड्राफ्ट बुक, it could be there on color book, it could be there on some chart, और minimum it could be there on learning center। जो मैंने क्या कहा था कि हम लर्निंग सेंटर क्या, दीवार के ऊपर हम चार्ट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेस कर दूंगा अगर वो सॉफ्ट बोर्ड बच्चे की हाइट पे है, ठीक है। या लर्निंग सेंटर के ऊपर वो पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि लर्निंग सेंटर तो हमने रखना ही क्या होता है, बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंगली, जिसपे बच्चा कर सके। अब वो कार का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, वन साउंड वाला मोनोसिलेबिक जी। वो बच्चा अब क्या करेगा, लेटर चुनेगा, तीनों CAR। और मैं लेटर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि फोनिक्स की इतनी एक वबा चली कि जिसमें लेटर्स कहीं गुम ही हो गए, मिस हो गए। ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं कि अगर मैं सिर्फ लेटर्स पे फोकस कर रहा हूँ, साउंड नहीं दे रहा, ये भी गलत है। फोनिक्स नहीं दे रहा, गलत है। और अगर दूसरी तरफ मैं सिर्फ फोनिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, साथ लेटर्स को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, ये भी गलत है। और ये मोस्टली देखने में आया कि फोनिक्स पे बहुत ज़्यादा जॉली फोनिक्स, फलां फोनिक्स बहुत ज़्यादा जोर आया। बच्चे जो है उसको लेटर की रिकग्निशन ही भूल गई है, लेटर की फॉर्मेशन ही भूल गई है, लेटर की आइडेंटिफिकेशन ही भूल गई है। इन बच्चे को साउंड सारे पता हैं, उसमें से वो लेटर कौन सा है, उसकी शेप क्या है, वो उसको नहीं पता होती। तो यानी हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठे साथ रख के चलाना होता है। अब वो क्या करेगा जी, लेबल करेगा उसको, क्या व्हाट चीज़ यूजिंग डिफरेंट लेटर्स। अब ये लेबल करने के लिए मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ पे वैरायटी आ सकती है। ये लेबलिंग सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल लर्निंग सेंटर है तो उस पर बेस्ट होता है क्रेयॉन, ठीक है। फिर लर्निंग सेंटर पे वो टेल्क्ट होना चाहिए, शीट उस पर लेमिनेशन प्लास्टिक शीट होनी चाहिए कि वो मार्कर यूज़ करके भी हो सकता है, कि मार्कर भी ऐसा है जिस तरह ये बोर्ड का रिमूवेबल इंक होती है ये, कि जिसको आप बाद में कपड़ा मारें या डस्टर मारें वो साफ़ हो जाता है, यानी ये मार्कर यूज़ करके भी हो सकता है। क्रेयॉन इसलिए कहा जाता है, क्रेयॉन की थोड़ी सी ग्रिप टाइट होती है, हार्ड होती है। जितना वो रफ़ उसको मटेरियल यूज़ करके करेगा उतना वो जल्दी उसकी फॉर्मेशन डेवलप होगी, इसलिए सैंड लेटर्स भी यूज़ करवाए जाते हैं। सैंड लेटर्स के पीछे भी लॉजिक यही थी कि वो बच्चा जब उसके ऊपर फिंगर मूव कर रहा है तो वो बेसिकली क्या है कि वो सेंसोरियल मटेरियल है, थ्रू सेंसेस, थ्रू सेंस ऑफ टच वो सीख रहा है, थ्रू सेंस ऑफ टच ही। और वो टच करके जो फिंगर मूव कर रहा है वो उसके दिमाग पे इनकार हो रही होती है। इसकी मिसाल आपको दूँ, हमने बाज़ औक़ात जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त आपने देखा होगा जिस पेज पे आप चल रहे होते हैं, बाद में आप जब उसको रिकॉल करते हैं तो वो पेज भी आपके दिमाग में आ रहा होता है कि आया वो आइडिया लेफ़्ट पेज पे था या राइट पेज पे था, वो पॉइंट लेफ़्ट पेज पे था या राइट पेज पे था। तो ये सिमिलरली इसलिए ये ज़्यादा मॉन्ट्री में आप देखिएगा आपको मोस्टली मटेरियल सेंसोरियल मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ पे सेंसेस इन्वॉल्व हों तो वो काइनेस्थेटिक एलिमेंट आ जाता है, उसमें सेंसेशंस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। यानी वो लर्निंग आप कह लें क्विक भी होती है और परमानेंट भी होती है। अदरवाइज़ बच्चा जो है बाज़ का वो सीख के फिर 6 महीने बाद भी ब और ड को मिक्स कर रहा होता है, बी की शेप जो है वो डी में बना रहा होता है, डी की शेप जो है वो बी में बना रहा होता है, या सी को उल्टा लिख रहा होता है वो। गेटिंग माई पॉइंट जी। तो यहाँ वैरायटी हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, नोटबुक पे भी हो सकता है, चार्ट पे भी हो सकता है। बेहतर ये है लर्निंग सेंटर पे आप करवाएं। लर्निंग सेंटर की एक्सरसाइज का प्रोसेस जो है वो इजी भी होता है और क्विक भी होता है। और क्यों मैं कह रहा हूँ, उसमें मल्टीपल यानी ज़्यादा बच्चों को जल्दी मौका मिल सकता है। सपोज़ मैंने यहाँ लर्निंग सेंटर प्लेस किया हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट सारे उसके ऊपर क्या पिन अप कर दिए हैं, ठीक है। मैं एक एक बच्चे को 1 बाय 1 फर्दर बुला रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे आके उसको क्या कर रहे हैं, लेटर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या क्रेयॉन के साथ कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई
कट लेटर्स पड़े हैं मेरे पास या कार्ड्स पड़े हैं, उनको यहाँ पेस्ट कर रहे हैं या पेन अप कर रहे हैं। यानी इजी प्रोसेस है, बच्चे इन्जॉय भी करेंगे और ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे। और मैं ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व या सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि मोस्टली एक्टिविटीज़ में देखा क्या गया है कि 2-3 बच्चे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या जो बच्चे उसमें करंटली इन्वॉल्व हैं वो तो हैं बिजी हैं, जो बाकी इन्वॉल्व नहीं हैं वो क्या होता है, उनमें उनके लिए एक बोरिंग एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है उस एक्टिविटी में। वो या तो अपने किसी और काम में लग जाते हैं या खेलकूद में लग जाते हैं, ठीक है, जो मॉन्टसरी डायरेक्टर्स के लिए फिर उनको एक हैंडल करना जो होता है वो इशू होता है। और इसका फिर आसान तरीका क्या है कि अगर मेरे पास 20 ग्रुप्स हैं, 20 बच्चे हैं, मैं उनके सपोज 4-4 या 5-5 के ग्रुप्स बना दूंगा। जो मैंने शुरू में हमने डिस्कस किया था कि मॉन्टसरी को समझने से ज़्यादा मॉन्टसरी मैनेजमेंट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉन्टसरी के आइडियल समझ लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल उनको शेप कैसे देनी है वो मुश्किल हो रहा होता है। इसमें अब क्या है जी, सजेस्टेड क्या है कि आप एक मीडियम ना यूज़ करें। सपोज एक ग्रुप को आपने इन्वॉल्व किया किसके ऊपर, लर्निंग सेंटर के ऊपर, दूसरे ग्रुप को आप बिजी कर सकते हैं डो के साथ। मिसाल एक दे रहा हूँ कि वही ऑब्जेक्ट्स उनके सामने टेबल पे प्लेस्ड हैं, वो डो यूज़ करके क्या करेंगे, उसकी लेबलिंग करें। तीसरे को ग्रुप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं किसके साथ, पेंट ब्रश के साथ। चौथे ग्रुप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं किसके साथ, कलर्स के साथ। पांचवें ग्रुप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, यूजिंग ऑन सेट, जो हमने कल डिस्कस किया था कि वो ऑन सेट यूज़ करके वो स्केल यूज़ करके उसमें जहाँ सी आ रहा है उसको बीच में फिलिंग करेंगे, फिर ए आ रहा है उसको फिलिंग करेंगे, ठीक है, फिर आर आ रहा है उसको फिलिंग करेंगे। करवा मैं क्या रहा हूं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसके थ्रू करवा रहा हूं, मल्टीपल एक्टिविटीज। और डेवलप क्या हो रही है उनकी, रीडिंग स्किल, रीडिंग एक्सरसाइज। क्लियर जी। अब आप सवाल पूछ सकते थे कि मैं तो उनसे क्या एक तरह की राइटिंग करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये राइटिंग क्या है, थ्रू रीडिंग ऑब्जेक्ट्स है। यानी पहले वो ऑब्जेक्ट की पिक्चर देख रहे हैं और जब वो राइटिंग भी कर रहे हैं तो दिमाग में उनके रीडिंग साथ चल ही रही होती है। आपने नोटिस किया होगा साथ वो मुंह से बोल ही रहे होते हैं। और अगर आप इसको लेबल नहीं भी करवाना चाहते या लेबल्ड चीज़ को भी रीडिंग करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। इसको आप रिवर्स कर लें। आप अब मैंने ऑब्जेक्ट भी दे दिए, साथ लेबलिंग भी दे दी, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उस लेबलिंग को रीडिंग कर रहे हैं या उसको मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कार का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, क्लियर जी, तो उसको मैच तक कॉलम दे दिया मैंने। अब तो प्योरली रीडिंग हो जाएगी ये। बस है, बस फॉर एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट उसका यहाँ पड़ा हुआ है, वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको वो पिक्चर देखेगा, फिर बस की रीडिंग करेगा, उसको मैच तक कॉलम कर रहा है। कहने का क्या मकसद कि एक ही एक्टिविटी के अंदर आप वैरायटी ला सकते हैं, मल्टीपल वेज में उसको कर सकते हैं। वो कोई होली बाइबल नहीं है कि मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया तो आप डिटो उसको एग्जैक्टली वही कॉपी करेंगी। फिर इसी में दूसरा क्या, पहला हमने क्या कहा जी, फोनेटिक ऑब्जेक्ट बॉक्स जी। दूसरा क्या है जी, और फिर इसका फिर बता दूं कि आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉटन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसमें के अंदर ऑब्जेक्ट्स या उसके अंदर पिक्चर्स या उसके अंदर फ्लैश कार्ड्स कैसी होनी चाहिए, जो मोनोसिलेबिक हों, जिनके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साउंड से बनते हों, डायसिलेबिक ना हो। जिस तरह मैंने कल मिसाल दी थी ब्यूटीफुल, तो अब ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये क्या है, ट्राइसिलेबिक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स यहाँ जो चुनने हैं वो मोनोसिलेबिक हों जी। फिर क्या है जी, लेबलिंग द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जी। आई कैन टेक देम टू द गार्डन, लॉन, आउटसाइड। मैं उनको बाहर भी ले जा सकता हूँ। बाहर ले जाके आई कैन सिंपली आस्क देम दैट डू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग थिंग्स एंड लेबल देम जी। फॉर एग्जांपल प्लांट, अब यहाँ फिर देखें प्लांट है तो मोनोसिलेबिक है, ब्रिक मोनोसिलेबिक है, स्टोन मोनोसिलेबिक है, चेयर डायासिलेबिक है, या अगर मैं उसको डिफ्थोंग कहूँ तो फिर वो भी मैंने मोनोसिलेबिक है। टेबल डायासिलेबिक है, वॉल्स मोनोसिलेबिक है, विंडोज डायासिलेबिक है,
कर्टन्स डायसिलेबिक है। जो कुछ बच्चे को सराउंडिंग ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, बर्ड, इलेक्ट्रिक पोल, वायर्स, जो उसको देखने में मुशाहिदात में उसके आ रहा है, आई कैन आस्क देम टू लेबल जी। अब वहाँ की लेबलिंग थोड़ी सी आप कह लें फिर ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसको आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ मूवेबल लेटर्स रख सकते हैं किसी टेबल के ऊपर, एंड यू कैन आस्क द चिल्ड्रन टू यूज़ दोज मूवेबल अल्फ़ाबेट्स टू मेक अ वर्ड। जो कुछ वो सराउंडिंग में देख रहा है, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके उनके वर्ड्स बनाए, या फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है उनको अरेंज कर दे। यानी कार थी फॉर एग्जांपल, तो एक फ्लैश कार्ड किसका है, सी का, एक फ्लैश कार्ड किसका है, ए का, एक फ्लैश कार्ड किसका है, आर का। तो वो क्या करेगा, तीनों के फ्लैश कार्ड्स ज्वाइन कर देगा। इज दैट क्लियर जी? तीसरा जी, प्योरली जी राइटिंग द लेबल्स जी, राइटिंग द लेबल्स। ये जनरली आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गिव अ चार्ट, उस चार्ट्स में क्या है जी, सपोज राइट साइड पे क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे बच्चा क्या करेगा, उसके लेबल्स लिखेगा। एंड कीप इन माइंड दैट कि यहाँ ख़ास तौर पे आपने ऑब्जेक्ट्स, में फिर कह रहा हूँ, वो वाले कोशिश करें यूज़ करें, एक तो क्या हो वो मोनोसिलेबिक हों, और दूसरा वो वाले जो उसकी वोकैबलरी बैंक में शामिल हों, जो वोकैबलरी आप ऑलरेडी उससे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके नॉलेज में होगी। लेबलिंग के वक्त ख़ास तौर पे आपने उसके लिए स्ट्रेंज वर्ड्स यूज़ नहीं करने, एक बात। और दूसरी बात, लेबलिंग के वक्त अभी आपने उसको एग्जैक्टनेस या एग्जैक्ट करेक्ट लेवल पे लाने की कोशिश नहीं करनी। गिव हिम लिबर्टी, फ्रीडम टू गो फॉर इट, कि वो गलत लेबल लिख रहा है, ठीक लिख रहा है, अभी आपने इतना बॉदर नहीं करना। एट द मोमेंट आई एम जस्ट इन्वॉल्विंग दैट चाइल्ड, कि उसका एक फर्स्ट स्टेप है जी। फिर जी नंबर 4 जी, पहला कौन सा था, फोनेटिक ऑब्जेक्ट बॉक्स। अब नंबर 4 कौन सा है जी, फोनोग्राम ऑब्जेक्ट बॉक्स जी। अब यहां पे जाके आप डायासिलेबिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं जी। या अगर साउंड का कहूं, खाली साउंड का, तो एक से ज्यादा साउंड यूज कर सकते हैं आप जी। फॉर एग्जांपल मिसाल दूं कि मोस्टली हमने जो डायाग्राफ्स होते हैं या फोनोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल च, क्लियर जी, जो दो दो से मिलके बन रहे होते हैं, ज, श साउंड, क्लियर। तो जो जो दो साउंड से मिलके बन रहे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इनके आपको जो साथ कुछ मटेरियल मिल जाएगा, चार्ट्स ऐसे बने बनाए साथ आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगे, कि फॉर एग्जांपल च है, उससे कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, श है तो उससे कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, ज है कौन कौन से साउंड बन रहे हैं। क्लियर जी? ये बिगिनिंग हो गए, एंडिंग में क्या दूं, ई। आप बिगिनिंग, मिडल साउंड या एंडिंग कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक हिम प्रैक्टिस जी। नेक्स्ट जी, फिफ्थ एक्टिविटी जी, एक्शन वर्ड्स जी। फिफ्थ इज व्हाट, एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे आप क्या जी, ऐसे चार्ट्स दे देंगे जिसमें बच्चे को क्या करेंगे, आप एक्शन वर्ड्स दे देंगे, एंड द चाइल्ड इज सपोज टू एक्ट ऑन दैट जी। इट कैन बी गेस द एक्शन गेम जी।
Action words, for example, ji, eat. The child is supposed to act on that, ji. Drink. Child is supposed to act on that, ji. Flying posture, ji. The child is supposed to act on that, जी. यानी अब आपने नोट किया है कि पिछली इन 4 एक्सरसाइजेज में आई एम गोइंग फॉर द मिक्सचर ऑफ दैट, या अगर स्पेसिफाई भी करना चाहें तो यहाँ मैं मोस्टली किससे डील करूँगा, नाउन से. यहाँ आके प्योरली मैं अब किससे डील कर रहा हूँ, वर्ब से. जो हमने जब लैंग्वेज का सेगमेंट स्टार्ट किया था तो शुरू में डिस्कस किया था कि बच्चा स्टार्ट नाउन से ही करता है, लेकिन नाउन में ही ख़ास तौर पे, या इवन लेटर्स से भी करता है. अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाऊं तो वो किस से स्टार्ट कर रहा है, लेटर्स से. लेटर्स की उसने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, पहले साउंड और एक लेटर की सिंबल. फिर लेटर्स से किस पे जाता है वो, वर्ड्स पे, और वर्ड्स में ख़ास तौर पे किस पे, नाउन पे. अब आपने देखा आगे, अब आप प्योरली उसमें कौन सी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, वर्ब. और जब यही नाउन और वर्ब कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर लैंग्वेज जी, लैंग्वेज अटरेंस, जिसको आप आसान जुबान में जुमला कह रहे होते हैं. बच्चा जुमला साजी पे आ जाता है जी. एम आई क्लियर जी. 6th वन जी, छठा कौन सा होगा जी, क्लासिफाइड बुकलेट्स जी. जो आपने देखा होगा मार्केट में मोस्टली स्टेशनरीज पे भी अवेलेबल होती हैं. क्लियर, ये कैसी हैं, जिसमें सपोज लेफ्ट साइड पे वही जो मैं कह रहा हूँ को ऑब्जेक्ट होगा, और या राइट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट साइड पे बच्चा क्या कर रहा होता है, उसको लेबल कर रहा होता है. या लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, राइट साइड पे बच्चा उसको क्या कर रहा है, लेबल कर रहा है जी. इसमें कौन कौन से अब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट जी. अब अगर ये नहीं है आपके पास, बुकलेट नहीं है, तो यू कैन मेक योर ओन. और उसका बेस्ट एक तरीका क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चे जिसको बहुत एंजॉय करते हैं, लेट देम मेक देयर ओन बुकलेट जी. कि हम बच्चों की अपनी बुकलेट बनवा देते हैं. इट कुड बी देयर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डायरी, इट कुड बी देयर इन फॉर्म ऑफ व्हाट जी, स्क्रैप बुक, या जिसको ड्राइंग बुक भी आप कहते हैं. यानी हर बच्चे की वो अपनी बन जाएगी. जिसमें बच्चा उसको सपोज मेरे पास, मैंने अगर एक ही चार्ट अवेलेबल है, कुछ है, तो मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया, बच्चा उसको देख के क्या करेगा, ड्रॉ भी करेगा और लेबल भी करेगा. ड्रॉ एंड लेबल, ड्रॉ एंड लेबल, वो उसके लिए इंजॉयमेंट भी है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, और साथ उसकी लर्निंग भी हो रही है. लेकिन हमने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है. पहला हमने क्या कहा, जिसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एनवायरनमेंट के. दूसरे कौन से होने चाहिए, सोशल जी. फॉर एग्जांपल जी, विलेज, सिटी, फार्म और फार्मिंग रिलेटेड थिंग्स, ट्रांसपोर्ट जी, एनिमल्स जी. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई उसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो उसके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं वो, या सोशल कह लें आप, सोशल में फिर एनिमल्स हम कह रहे हैं, फार्मिंग कह रहे हैं, प्रोफेशंस कह रहे हैं, सिटी विलेज कह रहे हैं, ये क्या है. तो बेसिकली इट सर्व्स इन 2 वेज जी. ये 2 तरह से सर्व करती है बच्चे की लैंग्वेज को. नंबर 1 जी, एक तो उसका वर्ड बैंक इंप्रूव हो रहा है, तो वर्ड बैंक लीड्स टू व्हाट जी, लैंग्वेज यूजेज. क्या डेवलप हो रहा है उसका जी, वर्ड बैंक. और वर्ड बैंक किस लिए रिक्वायर्ड होता है जी, फॉर एनी लैंग्वेज. कोई भी रूए ज़मीन पर लैंग्वेज है तो मुझे पहले उसकी वोकैबुलरी चाहिए, उसका वर्ड बैंक चाहिए. हम क्लियर जी. और ख़ास तौर पे हम क्या कह रहे हैं यहाँ, कौन सा वर्ड बैंक, जो एनवायरनमेंट क्यों कहा है जोर दे के, जो उसकी डेली लाइफ में सराउंडिंग में उसके इर्द गिर्द चीज़ें एग्जिस्ट करती हों, जिनके बारे में नॉर्मली बोला जाता हो, या बोला जाना रिक्वायर्ड हो, या बोला जाना इन प्रैक्टिस हो,
ये जोर दे के इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ का स्ट्रेंज किस्म की वोकैबुलरी, स्ट्रेंज वर्ड्स मैंने बच्चे को दे दिए जो उसकी डेली लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं होते, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। मिसाल मैं एस्ट्रोनॉट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ जी, एस्ट्रोनॉट्स से रिलेटेड जी, या इवन मैं कोई निगेट नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ। ये इवन जी प्लैनेट्स के नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल जी। अब उसकी डेली लाइफ में प्लैनेट्स के नामों से रिलेटेड गुफ्तगू होती ही नहीं है। वो एक वर्ड बैंक तो उसका बन गया जो फजूल नहीं है, मैं उसको कथन फजूल नहीं कह रहा। मैं प्रायोरिटी लिस्ट में रखूँ तो फिर मैं प्रायोरिटी लिस्ट में वो रखूँगा जो उसके क्या हों, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वर्ड्स हों। अब उसमें मुझे कहें तो किचन आइटम्स जी, ड्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स जी, शॉपिंग ऑब्जेक्ट्स जी, वेजिटेबल, फ्रूट, हाउस होल्ड थिंग्स जी, फर्नीचर आइटम्स, बिल्डिंग रिलेटेड डिफरेंट नेम्स जी, the things on road, the things in malls, the things in public transport। यानी अगर मैंने वर्ड बैंक अपना ही डेवलप करना है, फ्लैश कार्ड्स अपने ही बनाने हैं, तो मैं वो एक टिपिकल आप कह रहे हैं रटा रटाया एक सिस्टम के जी मैं उसको प्लैनेट्स के नाम याद करवाऊँ, मैं उसको फ़लाँ चीज़ याद करवाऊँ जी, ठीक है। मैं उसको याद करवाने की उसको कोई निगेशन नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा, कथन नहीं कह रहा उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो चीज़ें हों, ठीक है। उसकी अपनी सोसाइटी, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हों। क्यों? जब वो आएंगी वर्ड बैंक उसका है तो किस में इस्तेमाल होगा? उसकी लैंग्वेज में। और सेकेंडली क्या होगा? इट एनलार्जेस माइंड ऑफ द चाइल्ड जी। एनलार्जेस माइंड से क्या मुराद है जी? इट गिव्स राइज टू इंक्वायरी, सेंस ऑफ इंक्वायरी, विच इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ, विच इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम और स्कूलिंग और प्री स्कूलिंग। कि जब उसको दो चार चीज़ों के नाम आते होंगे सराउंडिंग में और जिसका नहीं आता होगा वो पूछने पे शुरू हो जाएगा। दैट इज़ अ स्टेप, अ मूवमेंट, अ स्टिमुलस टुवर्ड्स लर्निंग जी। गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी मिसाल मैं दूँ, बच्चा सड़क पे निकला, उसको चार चीज़ों के नाम आते हैं, पांचवीं जिसको कहीं नज़र आई जिसका वो नहीं आता होगा वो अपने फादर से, मदर से, किसी से पूछेगा उस बारे में। इसका मतलब है नाउ यू आर प्री स्कूलिंग इज एट द राइट ट्रैक जी। कि आपने वो फॉर्मेलिटी नहीं की कि उसको वोकैबुलरी के कुछ लफ्ज़ रटवा नहीं दिए। जब वो क्यों डिस्कशन पे, कैसे, कब, कहाँ, इस पे आ जाएगा, इट मीन्स दैट योर लैंग्वेज इज़ प्रॉपरली वर्किंग। वो बात करना शुरू हो जाएगा। मोस्टली पेरेंट्स डिस्कस विद मी जी, मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा है जी इतनी उम्र होगी बोलता नहीं है अभी तक जी। तो उसकी ये कुछ वजूहत होती हैं कि बोलने के लिए उसके पास बेसिक डाटा नहीं होता। बोलने के लिए उसके पास एक तो नंबर वन बेसिक वर्ड बैंक नहीं होता, फिर उस वर्ड बैंक की प्रैक्टिस नहीं होती। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसकी सेंस ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी। जब वो सेंस ऑफ इंक्वायरी ही ना डेवलप हुई या वो पैसिव रही तो वो परमानेंटली पैसिव मोड में चला जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं जी? साइलेंट टाइप ऑफ पीपल जी, खामोश तबा लोग जी, ठीक है। वो खामोश तबा नहीं होते, वो उनके कहें उनकी वो एक्सरसाइजेज ही नहीं हुई होती। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप जी? जियोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक टर्म्स। अब जियोग्राफिकल से क्या मुराद है? सराउंडिंग में सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री। यानी आपने मोस्टली देखा होगा कि बच्चों को वो कंट्री और सिटी में फ़र्क नहीं समझ आ रहा होता। वो दो डिफरेंट सिटीज़ को दो डिफरेंट कंट्री समझ रहे होते हैं बाज़ का, या कंट्री को सिटी का पार्ट समझ रहे होते हैं, सिटी को कंट्री का पार्ट नहीं समझ रहे होते। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं देना, मैंने उनको जियोग्राफी का अफलातून नहीं बनाना, सिर्फ क्या इस्टेब्लिश करनी है उनकी सेंस ऑफ इंक्वायरी, कि वो आस्किंग मोड में आ जाएं। आस्किंग मोड से क्या मुराद है? दे हैव स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का असल पर्पस है। क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि इसको हमने लाइट नहीं लेना, लैंग्वेज गिव्स वे टू व्हाट जी? थिंकिंग। ये थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ?
लैंग्वेज के साथ, या मैं इसको यूँ कह दूँ तो यानी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी थिंकिंग भी उतनी ज़्यादा होगी, या वाइस वर्सा करूँ तो थिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी उसके नतीजे में लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स बच्चे को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं जो उसके रियल लाइफ से, उसके सराउंडिंग में, उसके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। वो उसके लिए कोई अननोन किस्म के, स्ट्रेंज किस्म के ऑब्जेक्ट्स ना हो, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स ना हो जिनका उसका डेली लाइफ में कहीं यूजेज ही ना हो, वो कहीं इस्तेमाल ही ना होते हों। देन जी नंबर 7 जी क्लासिफाइड कार्ड्स जी। और फिर दोबारा इसको एक क्लासिफाइड कार्ड्स की तरफ आने से पहले फिर एक बात रिपीट कर दूँ जी, जो शुरू में मैंने डिस्कस की थी कि एक सवाल जहन में आता है कि ये इतनी सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको कब करवाएं, कैसे करवाएं। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि जब हमने मिसाल लेटर ए इंट्रोड्यूस करवाना है, उस वक्त हमने कहा था, नहीं कहा था कि उसकी पहले क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। उन इंट्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारी की सारी ही करवानी है, यानी ए के टाइम पे मैं कुछ करवा दूंगा, कुछ एक्टिविटीज़ मैं बी के टाइम पे करवा दूंगा, कुछ मैं सी के टाइम, यानी इंट्रो फेज़ में एक आध दो दिन मैंने डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, या साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसको, तो वहाँ मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक आध दो फ्लैश कार्ड दिखाए बच्चे को, एप्पल की पिक्चर दिखाई, एंड की पिक्चर दिखाई, एरोप्लेन की पिक्चर दिखाई और मैं आगे चल पड़ूँ, यानी वहाँ पे मैं ये एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इवन जब उसका फॉर्मेशन फेज़ भी चल रहा है, अब फॉर्मेशन के वक्त भी यहाँ तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ एडजस्ट हो सकती हैं। यानी पहली बात क्या, मेरे पास एक्टिविटीज़ की नॉलेज तो हो ना, एक लिस्ट तो हो ना। जब वो लिस्ट बन जाएगी और मैं इसको प्लानर अपना बना रहा हूँ, अब प्लानर में फॉर एग्जांपल जी लेटर ए को मैंने दिया है 1 वीक, मेरा मुराद 5 डेज़। अब 5 डेज़ में फॉर एग्जांपल मैंने लैंग्वेज को 2 रखे हुए हैं या 3 रखे हुए हैं, यानी अगर मैंने 3 पीरियड्स लेसन रखा हुआ है उसके लिए, स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया है कि यानी फर्स्ट पीरियड में क्या किया उसका, इसको एक्सपोज किया, इंट्रोड्यूस करवाया, क्लियर। सेकंड में क्या किया, उसकी प्रैक्टिस करवाई है। तीसरी में क्या करवा रहा हूँ, उसकी फॉर्मेशन करवा रहा हूँ। ये तो जनरल स्टैंडर्ड दे दिया था। अब ये मेरे प्लान पे डिपेंड करता है कि मैं इन एक्टिविटीज़ में, मिसाल के तौर पे जी, अब तक मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 एक्सरसाइजेज डिफरेंट आ गई हैं जी, या 10 एक्सरसाइजेज का नॉलेज आ गया है मेरे पास, तो मैं इन 10 को इन डिफरेंट स्लॉट्स में एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने प्लानर में इनको वहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने लेटर ए है, उसका साउंड इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके साथ मैं ये एक्टिविटीज़ रखूँगा। फिर लेटर ए का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाना है तो ये एक्टिविटीज़ रखूँगा। फिर लेटर ए की फॉर्मेशन करवानी है, उसके साथ ये एक्टिविटीज़ रखूँगा। अब फॉर एग्जांपल जी मैं 10 में से यहाँ कितनी करवा सका, फॉर एग्जांपल 3 जी, ये समझिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 10 में से मैंने कितनी करवाई यहाँ पे, 3, जितनी एक्सरसाइज लैंग्वेज की अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे वो 10 बनी, 15 बनी, 20 बनी। ये किस वक्त करवाई मैंने, लेटर ए के वक्त। तो अब लेटर बी जब आ रहा है, नेक्स्ट 3 उसमें हो जाएंगी, नहीं हो सकती, और एक वैरायटी भी होगी ही नहीं होगी, डिफरेंट होगी नहीं होगी। यानी पिछली दफ़ा बच्चे ने कुछ और की थी, इस दफ़ा वो कुछ और कर रहा है, वो बोरिंग एलिमेंट नहीं होगा, वो इन्जॉय करेगा। और वो बोर क्यों हो रहा होता है, जब उसे हर दफ़ा हम एक ही तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। लेटर ए के वक्त भी वही एक्टिविटीज़ हैं, बी के वक्त भी वही एक्टिविटीज़ हैं, सी के वक्त भी वही, इवन जी कुछ जहाँ तक हम चल रहे हैं सेम है, वो बच्चा बोर हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मुझे मेरे नॉलेज में आए उतना मुझे फ़ायदा है। मैंने अपनी लिस्ट अपने पास अपनी डायरी में इनकी रखी हुई है। जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, उसकी प्लानर बना रहा हूँ, तो उस प्लानर में मैं उठा के बारी बारी सारों को एडजस्ट करता जाऊँगा, वैरायटी भी आ जाएगी और मेरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। आमा क्लियर जी। ये अपनी ख़ास तौर पे मॉन्सी डायरेक्टर या डायरेक्ट्रेसेस उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। मोस्टली मुझसे ये पूछते हैं लोग ये बात कि सर ये पता तो होता है हमें, हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो फेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो सिंबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, ठीक है, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, या लैंग्वेज ट्रेनिंग का फेज़ है, यही हमने डिस्कस किए थे ना। उनमें डिफरेंट फेजेस में आप डिफरेंट रख सकते हैं। अब आए जी क्लासीफाइड कार्ड्स पे जी। फिर इसमें से देख लें जी, वही वर्ड्स, कौन से वर्ड्स जी, वही एनवायरनमेंट से,
मटेरियल से वही जो चीज़ें पीछे हमने डिस्कस की दोबारा आप यहाँ ऐड कर दें। औरल एक्टिविटीज़ के कार्ड्स रख सकते हैं यहाँ पे, जो हमने औरल लैंग्वेज में एक्सरसाइजेस की थी वो यहाँ भी आप ला सकते हैं। वहाँ औरल लैंग्वेज में क्या थी, जनरली लिसनिंग के लिए, यहाँ किसके लिए हो रहा है, रीडिंग के लिए। ये फ़र्क ध्यान में रखिएगा। वहाँ वो एक्टिविटीज़ हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, लिसनिंग के लिए। यहाँ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग के लिए। यानी क्या मतलब, मैं फिर औरली कुछ अगर अनाउंस कर रहा हूँ तो बच्चे ने क्या रीड आउट करके उसका कार्ड ढूंढ के लाना है, यानी बच्चे को मैंने रीडिंग के प्रोसेस में डालना है। यानी जिसका जो पर्पज़ है, जब आप राइटिंग टास्क कराना चाह रहे हैं तो आपने जहन में रखने एक्टिविटी वही आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को किस टास्क में इन्वॉल्व करेंगे, राइटिंग का। अगर औरल है तो बच्चे को किस में इन्वॉल्व करेंगे, औरल लैंग्वेज के यूजेज में। अगर रीडिंग का करना चाह रहे हैं एक्टिविटी, अगर वही वाली यूज़ करें। बच्चे से कौन सा टास्क करवाना है आपने, रीडिंग का। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।